जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है दोस्त निर्वाचन आयोग। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी आगामी आने वाले एग्जाम, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, चाहे वो टीआरई की क्यों ना हो, तो उनमें अगर जो है पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा तो निर्वाचन आयोग से अगर क्वेश्चन बनता है तो ये आपके लिए एक मास्टर वीडियो होगा। तो इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो लंबा भी होगा, तो आप लोग जो है उसको पूरी ध्यान से देखिएगा। मैं कंप्लीट एक मास्टर वीडियो के तौर पर मैं आप सभी को रिवीजन के तौर पर कराने वाला हूं। तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस चैनल से बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी निर्वाचन आयोग से संबंधित मिल जाएगी। तो दोस्त, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को एकदम बेहतरीन तरीके से। जैसे हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग नंबर 15 में किया गया है। और ये अनुच्छेद कहां से कहां 324 से लेकर के 329 तक ये अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगर देखिए संवैधानिक निकाय और जो आपको एग्जाम में पूछता है गैर संवैधानिक निकाय, तो संवैधानिक निकाय वे होते हैं जिसके बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। तो अतः इसका जो है निर्वाचन आयोग का संविधान में उल्लेख है, इसके बारे में अनुच्छेद है। तो यह एक कैसी संस्था है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है, तो अगर आप जानिएगा तब इसको सॉल्व कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 324 हमें क्या बताता है? तो इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है कि भारत के लिए एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग होगा। तो अगर निर्वाचन आयोग है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मेरे दोस्त, ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। इसकी मुख्यालय कहाँ है या मुख्य पीठ कहा जाए तो ये दिल्ली में स्थित है। तो आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान रखेगा। और 25 जनवरी को जैसे स्थापना होती है ना, तो इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल भी 2025 से जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। और ये व्यवस्था जो मनाने की प्रक्रिया है कब से शुरू की गई है? तो 2011 से शुरू की गई है। अगर दोस्त हम बात करें निर्वाचन आयोग के इतिहास की, तो निर्वाचन आयोग का इतिहास में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में जो है एक सदस्यीय आयोग था। जैसे आयोग है तो उसमें सदस्य भी होगा, तो प्रारंभ में जो था निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग था। तो इसके लिए जो है एक सदस्य आयोग था, आगे चलकर इसे 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था, तो वो भी समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि निर्वाचन आयोग प्रारंभ में एक सदस्यीय आयोग था। सर्वप्रथम तारकोंडे समिति की सिफारिश की गई। और संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? तो तारकोंडे समिति जो है 1983 का यानी कि दिया था। और इसमें जो है 61वां संविधान संशोधन 1989 किया गया। और इस जो एक सदस्यीय आयोग था इसे 3 सदस्यीय आयोग के रूप में बनाया गया। और तीनों सदस्य की शक्ति जो है इसमें बताया गया था कि तीनों सदस्य की शक्ति समान रहेगी। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया था, लेकिन ये व्यवस्था लागू जो हुआ था 1993 ईस्वी से 3 सदस्य इसमें काम करने लगा था। आप लोग जानते होंगे कि 61वां संविधान काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 61वें संविधान संशोधन के तहत ही जो मतदान की उम्र थी दोस्त पहले 21 वर्ष हुआ करते थे, तो इसी संविधान संशोधन के तहत 21 से घटा करके कितना किया गया है? 18 किया गया है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले जो निर्वाचन चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त भी कर सकते हैं, तो ये कौन थे? पहले जो था सुकुमार सेन था। जब 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, तो चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन है। जैसे चुनाव आयुक्त है तो इसका भी कार्यकाल होगा, तो चुनाव आयुक्त हो या मुख्य चुनाव आयुक्त हो, सबका कार्यकाल सेम होता है, 6 वर्ष होता है। और अंतिम आयु 65 वर्ष हो या 6 वर्ष तक ये अपनी कार्यकाल तक रह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति करता है। और जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि इसका शपथ ग्रहण नहीं होता है, इसकी नियुक्ति की जाती है। और ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगर इसको अपने पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है। और किस तरह की महाभियोग प्रक्रिया होती है? जिस प्रकार
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की व्यवस्था संविधान में की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है, जो कि भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। और ये कब से कार्यकाल पे है, तो 15 मई 2022 से अपना कार्यकाल संभाल रही हैं। अभी वर्तमान में जो है ये भी राजीव कुमार चुनाव आयुक्त के पद पर बने हुए हैं। अगर बात करें जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त है वो कौन कौन से हैं वर्तमान में, तो सुखविंदर सिंह सिंधु है और श्री ज्ञानेश कुमार। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अन्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में ये है। क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त जो है इसमें क्या करता है, तो चुनाव आयोग का जो कार्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कराती है। जैसे आप लोग नगर पालिका और जो है ग्राम पंचायत का चुनाव है, ये चुनाव आयोग 2 प्रकार के, एक केंद्र स्तर पर होता है, एक राज्य स्तर पर होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव होती है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंस लाइन है वो है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है, याद रखेंगे। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत में आर्टिकल नंबर 125 क्या बताता है संविधान में, तो ये बताता है कि भारत में मतदान का अधिकार भेदभाव न करे सिद्धांत सुनिश्चित करना, यानी कि मतदान का अधिकार देता है और भेदभाव न करे यह सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट्स यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे है कि 326 बताता है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में वयस्क मताधिकार, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो होगा एक वयस्क मत अधिकार के आधार पर होगा, यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के आयु जो है कोई चुनाव में मतदान नहीं दे सकते हैं। 327 हमें बताता है कि संसद और विधानमंडल का चुनाव संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। संसद और विधानमंडल का चुनाव संबंधित कानून कौन बनाता है, संसद बनाएगा, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 329 हमें बताता है कि निर्वाचन के संबंध में बना कानून कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या बताता है, निर्वाचन के संबंध में जो बना कानून है कोर्ट में उसे हम चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की कार्य क्या है, तो निर्वाचन आयोग की सबसे पहले हम बताए थे कि ये राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है और संसद और विधानमंडल का ये चुनाव कराती है। अगला है इसमें जो है ये मतदाता सूची तैयार करता है। दूसरा पॉइंट है कि आचार संहिता की घोषणा करता है। तीसरा है कि सदस्य की अयोग्यता की जानकारी राष्ट्रपति या राज्यपाल को देता है। तीसरा है कि क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल को जो दल की दर्जा मिलता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा ही दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है कि जिला का जो सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी होता है वो कौन होता है मेरे दोस्त, वो डीएम होता है। और चुनाव के लिए जो है 48 घंटे से पहले प्रचार व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। यह आचार संहिता में पहले से घोषणा रहता है कि चुनाव के कितने घंटे बाद जो है प्रचार या प्रसार को बंद कर दिया जाता है। तो ये 48 घंटा आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव का प्रकार, तो चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है कि आम चुनाव क्या है, मध्यवर्ती चुनाव क्या है, प्रोक्सी मतदान क्या है या उपचुनाव क्या है। तो देखिए आम चुनाव जो होता है कि जब सरकार की अपनी कार्यकाल का मतलब है कि सामान्यतः 5 वर्ष जब पूरी हो जाती है तब जो चुनाव होता है तो उसे हम आम चुनाव कहते हैं। जैसे अभी देखते होंगे कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था और ये 18वीं क्रम की था, तो ये कैसी चुनाव थी, एक आम चुनाव था। यहाँ पर हम अगर देखेंगे कि मध्यवर्ती चुनाव क्या है, तो जब सरकार किसी कारणवश अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाती है तो उस समय जो चुनाव कराई जाती है तो उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। यह जो है पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। जैसे कि कोई चुनाव सरकार अपनी कार्यकाल जैसे पूरा नहीं हुआ तो उसके बीच जो चुनाव होता है मध्यवर्ती चुनाव, ये पूरे 5 साल के लिए होता है।
एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है कि उपचुनाव जो है खाली सीट पे चुनाव होता है। जैसे कोई सांसद या विधायक है तो सांसद जैसे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव होता है तो विधायक अपनी सीट खाली करके लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चले जाते हैं, तो वो सीट तभी खाली हो जाता है। तो उस सीट पर जो चुनाव होता है वो क्या होता है, तो उपचुनाव होता है और ये बचे कार्यकाल के लिए होता है। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखेगा कि प्रोक्सी मतदान क्या है। तो प्रोक्सी मतदान है कि जब सैन्य अधिकारी या विदेश में कार्यरत अधिकारी जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान के लिए कहते हैं तो उसे हम प्रोक्सी मतदान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रोक्सी मतदान कहते हैं। जब सैन्य कर्मचारी या विदेश में कार्यरत जो कर्मचारी रहता है उसके वो अपना किसी दूसरे व्यक्ति को बोल देता है कि मेरा वोट आप डाल दीजिए, तो वो जो मतदान होता है उसे हम प्रोक्सी मतदान कहते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या है। तो प्रत्यावर्तन का अधिकार है कि जैसे कोई प्रतिनिधि जनता से चुन के ही जाती है, तो जनता से चुन के बाद जाने के बाद अगर कोई जनता के काम नहीं करेगा तो अगर जनता उसे चाहेगी कि उसे पद से पुनः लाने के लिए, तो उसके लिए प्रत्यावर्तन का अधिकार है। इसमें बताया गया है कि जब जनता चुने गए प्रतिनिधि को कार्यकाल से पूर्व मतदान के माध्यम से बुलाती है तो उसे प्रत्यावर्तन का अधिकार कहा जाता है। और यह व्यवस्था कहाँ लागू है, यह व्यवस्था सिर्फ एमपी में लागू है और वो भी कहाँ, पंचायत चुनाव जो होता है वहां पे प्रत्यावर्तन का अधिकार लागू किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे कि राजनीतिक दल का इतिहास क्या रहा है। तो राजनीतिक दल की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो ये संविधान में राजनीतिक दल का प्रारंभ में उल्लेख नहीं था, लेकिन जो है 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 ईस्वी में और इसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। और ये 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से ही संबंध था। इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे यहाँ पे कि दल बदल कानून क्या था, किस स्थिति में लागू हो सकता है, किस पे दल बदल नहीं लागू होगा। तो आप लोग जानेंगे कि 1985 ईस्वी में जो है क्या हुआ था। तो 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई दल बदल कानून से संबंधित है और ये दल बदल कानून से आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ अगला है कि दल बदल कानून अध्यक्ष के सिफारिश पे लागू होता है। किसके सिफारिश पे, अध्यक्ष के सिफारिश पर अध्यक्ष और सभापति लगाते हैं, याद रखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि जिस व्यक्ति पे दल बदल कानून लग जाता है उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। दल बदल कानून लगने का क्या शर्त है, तो दल बदल कानून लगने का शर्त है यदि कोई अपना पार्टी बदलकर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर ले या निर्दलीय उम्मीदवार किसी पार्टी का सदस्य निर्वाचन के 6 महीने बाद बन जाए। तीसरा कंडीशन लागू होता है कि यदि पार्टी के दिशा निर्देश के विपरीत कार्य करे तो ये भी स्थिति में दल बदल कानून लागू होता है। और मतदान के समय अगर वो अनुपस्थित रहे और अनुपस्थित रहने के बाद 15 दिन के अंदर में उसे अगर अध्यक्ष के पार्टी माफ कर देगा तब तो नहीं लागू होगा। अगर माफ नहीं करेगा तो मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर उसे दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि निम्नलिखित परिस्थिति में दल बदल कानून नहीं लगता है। वो है कि यदि पार्टी का गठबंधन हो जाए, जैसे एनडीए और यूपीए का गठबंधन हो जाएगा तो इस स्थिति में पार्टी से जो है दल बदल कानून नहीं लागू होगा। यदि पार्टी ने सदस्य को निकाल दिया हो, जैसे कोई सदस्य है और उसको उस पार्टी से निकाल दिया गया है, तब उस स्थिति में नहीं लागू होगा। यदि 2/3 सदस्य पार्टी छोड़कर निकल जाए, यानी कि विशेष बहुमत से उस पार्टी से 2/3 सदस्य निकल जाए, तब भी दल बदल नहीं लागू होगा। और अगर चौथा जो कंडीशन है वो है कि यदि 2 या 2 से अधिक पार्टी का विलय हो जाए, यानी पार्टी का विलय हो जाएगा, तब भी दल बदल नहीं लागू होगा। इंपॉर्टेंस पॉइंट यहाँ पर यह है कि दल बदल कानून जो लागू होता है वो निर्वाचित उम्मीदवार पर ही लागू होता है। कहाँ होता है, ये निर्वाचित उम्मीदवार पर दल बदल कानून लागू किया जाता है। राजनीतिक दल की बात करें तो राजनीतिक दल दो है, एक क्षेत्रीय स्तर पे होता है, एक राष्ट्रीय स्तर पे होता है। क्षेत्रीय स्तर या राज्य स्तर पर जो होता है उसे हम क्षेत्रीय दल कहते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है उसे हम राष्ट्रीय दल कहते हैं। उसकी संख्या की बात करें, क्षेत्रीय दल 58 है वर्तमान में और जो है राष्ट्रीय दल की संख्या कुल वर्तमान में 6 है। इसको हम ध्यान रखेंगे।
क्षेत्रीय दल की शर्त क्या है और राष्ट्रीय दल की शर्त क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे क्षेत्रीय दल की शर्त है कि यदि कोई पार्टी निम्न में से किसी एक स्थिति को पूरा करेगा तो उसे क्षेत्रीय दल घोषित किया जाएगा। कंडीशन नंबर 1 कहता है कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीट और कुल विहित मत का 6% अगर प्राप्त कर लेता है तब उसे क्षेत्रीय दल देगा। यदि विधानसभा में मिनिमम 3% सीट ले ले तब भी उसे जो है क्षेत्रीय दल मिल जाएगा। यदि लोकसभा में डाले गए मत का 6% और विधानसभा में जो है 8% मत प्राप्त हो, विधानसभा चुनाव में 8% मत प्राप्त हो तब भी उसे क्षेत्रीय दल दर्जा मिल जाएगा। इन तीनों स्थिति में जो है क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय दल की दर्जा किन्हें प्राप्त होगा, तो राष्ट्रीय दल के लिए शर्त है कि 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा का 2% सीट प्राप्त करना होगा। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्य से वैध मत का 6% एवं लोकसभा में 4 सीट प्राप्त होना चाहिए। अगला कंडीशन लागू होगा कि कम से कम 4 राज्य में क्षेत्रीय दल होना चाहिए तब भी वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। अगला पॉइंट बनेगा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किसी 4 राज्य अथवा अधिक राज्य में डाले गए वैध मत का 6% प्राप्त कर ले तब भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। तो इन सभी स्थिति में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी संख्या 6 है। जैसे कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, बहुजन समाजवाद पार्टी है, नेशनल पीपुल पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। इसकी स्थापना वर्ष मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे संस्थापक है और इसके प्रतीक चिन्ह यानी कि मिलान करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं 28 दिसंबर 1885 को एयू ह्यूम इसके संस्थापक है और छाप जो है पंजा छाप है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी 1925 याद करेंगे, एम.एन. राय इसके संस्थापक है, मालवेंद्र नाथ राय और हसिया और बाली इस जो पार्टी है इसके प्रतीक चिन्ह है। अगला है भारतीय जनता पार्टी भाजपा 1980 स्थापना है, अटल बिहारी वाजपेयी की इसके संस्थापक रहे हैं और जो है ये क्या है तो कमल फूल छाप जो है इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में है। अगला है जो 1984 का बहुजन समाजवाद पार्टी संस्थापक काशीराम है और ये हाथी छाप इसके प्रतीक चिन्ह है। नेशनल पीपुल पार्टी 2014 की है, पी.ए. संगमा जो है इसके संस्थापक रहे हैं और किताब छाप इसका प्रतीक चिन्ह है। और आम आदमी पार्टी जो 26 नवंबर 2012 को बना था, अन्ना हजारे के नेतृत्व में, झाड़ू छाप इसकी प्रतीक चिन्ह है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला है यहाँ पे बैलेट पेपर का इतिहास। तो जैसे मतदान जो होता है तो उसके लिए बैलेट पेपर का प्रारंभ में प्रयोग किया जाता था। तो भारत में जो प्रारंभ में था बैलेट पेपर प्रयोग किया जाता था, जिससे गिनती में काफ़ी कठिनाई हुई। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए एक नया व्यवस्था किया गया, जिसे ईवीएम मशीन लाया गया। और ईवीएम का पूरा नाम पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। इसको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे ईवीएम का जो सर्वप्रथम प्रायोगिक परीक्षण है 1982 ईस्वी में किया गया था और ये कहाँ हुआ था तो केरल में हुआ था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि ईवीएम का सर्वप्रथम प्रायोगिक परीक्षण कहाँ किया गया था, 1982 केरल में किया गया था। 1998 ईस्वी है कि ईवीएम का व्यापक प्रयोग कहाँ किया गया था तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में किया गया था। 1999 का इतिहास है कि गोवा में पहली बार जो है सभी बूथों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 2004 लोकसभा चुनाव में संपूर्ण देश में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। 2013 में जो है सर्वप्रथम ईवीएम के लिए नोटा लाया गया था कि अगर जिसको वोट नहीं देना है वो नोटा पे वोट दे दे। और उसके बाद 2017 में सर्वप्रथम वीवीपैट का प्रयोग नागालैंड के चुनाव में हुआ था और वीवीपैट
वीवीपैट ये एक प्रकार की मशीन है जो उम्मीदवार को यह जानकारी देता है कि वोट उसने किसको दिया था। ईवीएम में यह व्यवस्था नहीं थी कि जो वोट है किसको दिया गया है, लेकिन वीवीपैट मशीन जो है जिससे वोट देने के बाद वो प्रतीक चिन्ह फिर से दिखा देता है। तो ये 2017 में सर्वप्रथम नागालैंड के चुनाव में प्रयोग हुआ था। इस पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे। वीवीपैट का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में तो वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, और नोटा का जो पूरा नाम होता है नोन ऑफ द एबव होता है। इसको ध्यान रखेंगे। मतदान में जो स्याही का प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। पहली महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी वो रामा देवी थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस है कि दिनेश गोस्वामी समिति, आप लोग ध्यान रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति इंद्रजीत गुप्ता समिति के संथानन समिति का संबंध है चुनाव सुधार से। आप लोग इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और हाल ही में जो एक काफी चर्चा पॉइंट्स है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी जो गठित किया गया था तो वो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति को गठित किया गया था। तो दोस्त ये रहा आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था निर्वाचन आयोग, जो मैंने आपको एक नोट्स के माध्यम से सिंपल तरीके से बता दिया है। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बेहतरीन लगा होगा, और अगर चाहते हैं कि इसी तरह के नोट्स का बहुत जल्द रिवीजन करें तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो दोस्त थैंक यू।